मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आपने जिले में भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस क्रम में आपने कई अपराधियों को जिला बदर किया है, कई के गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है, अनेक कोटेदारों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की है। आपके इस अभियान को कितनी सफलता मिलती दिख रही है जिले में? तो ये जो अर्गा पौध ये रोपण हुआ है, इसको भविष्य में कहाँ देखना चाहती हैं? जानवरों की समस्या अभी ये हल नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है कि ये इसके लिए और क्या किया जाना चाहिए, और आपके जहन में इसके लिए कोई रोड मैप या एक्शन प्लान कुछ आपने अगर तैयार किया हो? शासन की मंशा के अनुरूप आपने जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। 7 माह के अल्प कार्यकाल में आपने तमाम शत्रु संपत्ति, ग्राम समाज की भूमि, नजूल की भूमि को बहुत मुक्त कराई है। यह जो सफाई अभियान आपका चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? अभी नया वर्ष शुरू हुआ है, आज 10 दिन हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नए वर्ष में इस गोंडा जिले के लिए कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कुछ विशेष रूप से किया जाना अवशेष है कि यह क्षेत्र अभी अछूता रह गया है, इस पर कुछ किया जाए तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? आपने अंतिम बार अपनी सेल्फी कब ली है? एक कोई ब्यूटी टिप्स जो आप उस हर महिला को देना चाहें जो आज रेडियो अवध पर आपको सुन रही है। आपके फोन पर अंतिम गूगल सर्च क्या रहा है? आपका फेवरेट कलर? आपने लास्ट टाइम पे कोई ओटीटी फिल्म या नाटक कब देखा? फेवरेट हीरो? डिफिकल्ट। फेवरेट हीरोइन? फेवरेट विलेन? फेवरेट सिंगर? फेवरेट राइटर? फेवरेट राइटर्स में एक्चुअली थोड़ी फहरिस्त लंबी है, लेकिन तो एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के लिए जब आप प्रोबेशनर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में जब आपकी पोस्टिंग हुई, उस समय की अगर कोई रोचक, कोई यादगार किस्सा, घटना अगर याद हो तो? लेकिन अपनी गाड़ी फंसा बैठे तो बड़ी मुश्किल हुई फिर वहां से निकलने में, लेकिन वो ट्राई कर लीजिए। चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो, शिक्षण के कार्य में जाना चाहते हो, आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हो, लेकिन अपना 100% दीजिए। देश के पिछड़े राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले में एक चिकित्सक दंपति के घर जन्मी बालिका ने मात्र 26 वर्ष की आयु में देश की सबसे कठिन माने जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके आईएएस बनी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से 2 चरणों का प्रशिक्षण पूरा करके बागपत तथा कानपुर नगर में संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवाएं दी। उन्नाव में मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ में संभागीय खाद्य नियंत्रक के पद पर काम करने के उपरांत आपने फिरोजाबाद, रायबरेली और कानपुर नगर के जिलाधिकारी के रूप में अपने जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। कुछ महीनों तक निदेशक स्थानीय निकाय पद का दायित्व संभालने के उपरांत पिछले 7 माह से गोंडा की जिलाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए समाज से भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोंडा की युवा जिलाधिकारी जो जिले को बदल कर रख देने के जज्बे के साथ दिन रात काम करने में जुटी हुई हैं। मेरा गोंडा मेरी शान जिनका नारा है, ऐसी जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी आज रेडियो अवध के स्टूडियो में हैं। हम आज फेस टू फेस कार्यक्रम में उनके बचपन से लेकर के अब तक की जीवन यात्रा और तमाम प्रशासनिक जिम्मेदारियों की अनछुए पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए अब बिना किसी विलंब के आपको सीधे मिलवाते हैं गोंडा की लोकप्रिय जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी से। नेहा जी, रेडियो अवध के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। और रेडियो अवध निश्चित एक अपनी पहचान रखता है। गोंडा में
आते ही मुझे इसके बारे में जानकारी हुई। तो आज बहुत खुशनसीबी है कि आपके माध्यम से इस तरह से रूबरू होने का मौका मिल रहा है गोंडा से। जी, थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपने बचपन और स्कूलिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा बचपन जो है वो जैसा आपने इंगित किया कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक जगह है, छोटी सी जगह है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे, डॉक्टर्स थे और अभी भी हैं, डॉक्टर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो शुरुआती मेरा जो प्रारंभिक एजुकेशन वगैरह है वो उसी जगह से शुरू हुई। लेकिन उसके बाद मैं एक बोर्डिंग स्कूल में, मुझे 7th स्टैंडर्ड से मौका मिला कि मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ूं। पेरेंट्स की ये चाह थी कि थोड़ा सा और बेहतर एक्सपोजर मिले पढ़ाई के लिए, एक अच्छा ज़्यादा अनुशासित माहौल मिले। तो फिर सिंधिया स्कूल ग्वालियर में मेरी 7th से 12th तक की जो एजुकेशन है वो वहाँ पे हुई। और साथ साथ में एजुकेशन तो जहाँ चल रही थी, बोर्डिंग स्कूल में, बोर्डिंग लाइफ में एक अलग तरीके का जो होता है टीम वर्क, और जिस तरह से आप सेल्फ रिलायंट बनते हैं, इंडिपेंडेंस आती है, तो वो सारी चीज़ें भी साथ साथ में सीखने का मौका मिला। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, बहुत तरीके के जगह जगह से आए हुए बच्चों के साथ में इंटरेक्शन होता था। तो ये तो मेरा स्कूली जो फेज़ है स्कूल का, वो इस तरीके से 2 चरणों में रहा। जी। और तो आपके पेरेंट्स डॉक्टर थे, ऐसे में आपको मेडिकल क्षेत्र चुनने के बजाय ये प्रशासनिक सेवा में जाने की बात मन में कहाँ से और कब आ गई? देखिए, डॉक्टर्स थे तो सेवा भाव के साथ में कार्य करने की तो भावना जो है उनको देख करके उत्पत्ति होती थी। क्योंकि मैं बहुत अपने इनिशियल जीवन में ही पेरेंट्स से ये पूछती थी कि हम लोग इतनी छोटी सी जगह में क्यों बस गए हैं आकर के। क्योंकि जब हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे तो दिल्ली के बच्चे थे, कैलकाटा के बच्चे थे, बाहर से बहुत सारे बच्चे आते थे, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट था वो काफ़ी, मतलब सीधी रेल कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो तब बातचीत में जैसे होता है, आप अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, समझते हैं, और उनके समर्पण भाव से आप कुछ लेते हैं। तो उस तरीके से ये समझ में आया कि यहाँ इस क्षेत्र में उनको उनकी जो डेस्टिनी है वो तो लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में इतना अपनत्व के साथ में कार्य करने का प्रण किया। तो सेवा भाव के प्रति तो एक मन में था ये भाव कि इस कार्य, कोई भी कार्य करो, मनोयोग के साथ में करो और बड़े समर्पण के साथ में करो। लेकिन एक सीमित कार्य क्षेत्र की बजाय मुझे लगा कि, और मेरे फादर का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल था, उन्होंने मुझे एक्सपोज किया कि आप सिर्फ स्वास्थ्य में या सिर्फ शिक्षा में एक सीमित दायरे में काम कर सकते हो, लेकिन अगर प्रशासनिक क्षमता में अगर आप काम करेंगे तो आपको एक वाइड स्कोप मिलता है। और ये जो भावना है इसमें आप बहुत व्यापक का उसको कार्य क्षेत्र मिलता है और उसको व्यापकता मिलती है। तो वहाँ से ये भावना उत्पन्न हुई कि प्रशासनिक क्षमता में अगर काम किया जाएगा तो अपनी सेवा और समर्पण के भाव को और विस्तारित करने का मौका मिलेगा, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने के लिए क्या रणनीति अपनाई? साथ ही वर्तमान में अब चूंकि ट्रेंड भी थोड़ा सा बदल गया है, सीसाइट वगैरह लागू हो गया, तो अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, युवा तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, ट्रेंड्स तो निरंतर बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती है वो है आप कितने डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ में लगते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी छात्र के जीवन में अगर पूरी शिद्दत के साथ में अगर किसी चीज़ को ठान ले, अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है 12th फेल, तो उस फिल्म को बहुत लोगों ने देखा भी होगा, मैंने भी देखा है। तो उस फिल्म को जब देखते हैं तो अपने जीवन के वो क्षण याद आ जाते हैं जब हम लोग बिल्कुल पूरी तन्मयता से सिर्फ एकाग्रचित होकर एक ही मन में ऑब्जेक्टिव था कि यूपीएससी क्रैक करना है। तो खैर, एक्सपोजर की बात मैं करूं तो आफ्टर माय स्कूलिंग जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली में मेरी आगे की स्नातक और पीजी की पढ़ाई हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
तो वहाँ एक माहौल भी मिलता है, आप और लोगों से मिलते हैं और बेहतर आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमारे करियर के लिए क्या चीज़ें हैं जिनको टेकअप कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ यूपीएससी को लेकर के और बेहतर चीज़ें समझी, उनकी बारीकियाँ समझी और पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके बारे में समझा। तो पैटर्न तो कई वर्षों पहले भी कभी चेंज हुआ था, पर हाँ 2011 में फिर वो CSAT व्यवस्था लागू हुई। मेरा 2010 बैच है, तो उस समय तक पुराना वाला पैटर्न था जब हम प्रीलिम्स में हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था और जनरल स्टडीज़ का पेपर था। उसके बाद मेंस की जो व्यवस्था है उसमें पेपर्स हैं एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट जो होता है, इंटरव्यू का चरण होता है। तो ये 3 चरणों में, लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ में काम करना है। पैटर्न जिस भी तरीके का हो, उस पैटर्न में एक पूरी अभिरुचि रखते हुए, होता ये है कि हमारे किसी दिन तो हम एक घंटा पढ़ाई को देते हैं, 2 घंटा पढ़ाई को देते हैं और किसी दिन 18 घंटे खींच देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी जो है वो मैच नहीं हो पाती है। मतलब आप कहना चाहती हैं कि तैयारी के दौरान परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी वो बनी रहनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है कि हर दिन दीजिए, भले ही 5 घंटे ही दे रहे हैं, लेकिन हर दिन उसको निरंतरता से एक सस्टेन्ड एफर्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम आपको बहुत नकारात्मक विचारों से भी घेर देता है। अगर आपको असफलता हाथ लगती है तो उससे भी जूझते हुए, उन सारी बातों से आगे निकलते हुए एक ऑप्टिमिज्म के साथ में हर बार प्रयास करना है। तो इन बातों के साथ में मुझे लगता है किसी भी पैटर्न में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जब 2009 की यूपीएससी की परीक्षा दी और 2010 में जब परिणाम आया और आपको ये जब सूचना मिली कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो इसकी सूचना सबसे पहले आपने किसको दी और उधर से क्या रिएक्शन रहा? उसकी सूचना तो मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही दी जी। और मतलब जब एकदम से रिजल्ट आता है तब तो साथी भी थे, जो हमारे साथ के लोग जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन घर में जो जिसको दिया जी। तो मैंने अपनी मदर फादर दोनों ने साथ में ही कॉल उठाया, क्योंकि वो भी बड़ी उत्सुकता से वेट कर रहे थे कि आज परिणाम घोषित होने वाला है। और जब मैंने बताया उनको कि मेरी 66 रैंक आ गई है, तो वो क्षण जो है वो निश्चित ही ऐसा क्षण है कि जो मैं मतलब अविस्मरणीय स्थिति में उसको कहेंगे कि अपने जहन में बसा हुआ वो क्षण है। हर बार अभी भी जब उस क्षण को याद करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी जब उस क्षण में दोबारा से रिविजिट करते हैं, तो एक जज्बात जो है उनका, वो एक इमोशनल हाई जो है वो देखने को मिलता है। तो बस उस समय पे हम लोगों ने जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर की, तो बहुत ही उत्साह का माहौल था और खुशी के जो आंसू होते हैं वो शायद जिंदगी में पहली बार हम सब ने महसूस किए। मैंने तो किए, महसूस किए। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और फेज 1 की ट्रेनिंग करने के बाद में जब प्रोबेशनर के रूप में जब पोस्टिंग जब हुई, तो होता यह है कि बिल्कुल नए बिल्कुल हम युवा होते हैं और पहली पोस्टिंग होती है, वो क्षेत्र में जाते हैं। तो एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के लिए जब आप प्रोबेशनर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में जब आपकी पोस्टिंग हुई, उस समय की अगर कोई रोचक, कोई यादगार किस्सा घटना अगर याद हो तो मेरे श्रोताओं के लिए। बिल्कुल आपने सही बात कही। बहुत ही अलग अनुभव होता है जब आप स्कूल के एनवायरनमेंट या कॉलेज के एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके बाद फिर आप सडनली दूसरी तरफ टेबल के पहुंचते हैं और एक आपका कार्य क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां आपको करना है, सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई नहीं करनी है, अब आपको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले तो जो माहौल ही था तहसील का, वो एकदम से एक कोई नवीन रूप से जो वहाँ पहुँचता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची और उसके बाद फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट भी हुआ, एडजस्ट हो गए और बिल्कुल क्योंकि काम करने का जज्बा तो था ही। और रोचक घटना के बारे में मैं बताना चाहूँ तो जब मैं बागपत में थी, बागपत माइनिंग के लिए बहुत देखा जाता है कि वहाँ इलीगल माइनिंग वगैरह के भी इश्यूज बने होते थे उस समय पे।
तो रात को मतलब तब ये था कि रात को 2 बजे भी जा कर के छापा मारना है, तो 2 बजे करना है, 3 बजे करना है। तो बड़ी रणनीति बनाई और हम लोग बिल्कुल यमुना के बैंक्स पे पहुंच गए। अब उस समय थी वो गाड़ी जो थी वो जिप्सी थी, और जिप्सी, और वो भी मतलब आजकल अच्छे व्हीकल्स मिलने लगे हैं। तो मुझे 10-12 साल पहले जो इनिशियली हम लोगों को व्हीकल मिलता था, अब वो पहुंच तो गए पूरे। उसके साथ में हम लोगों ने काफ़ी सारे ट्रैक्टर्स को वहाँ सीज भी कर लिया, लेकिन अपनी गाड़ी फंसा बैठे। और रात के 3 बजे, और उस बिहार से क्षेत्र में कोई कनेक्टिविटी नहीं, और तब हीरोइज्म की हाइट थी, तो हम लोगों ने और भी लोगों को इतला भी नहीं की थी। तो बड़ी मुश्किल हुई फिर वहाँ से निकलने में, लेकिन रोचक भी था। तो एक इस तरीके की जो घटनाएं हैं उससे आपको मतलब ये महसूस होता है कि जज्बे में जब व्यक्ति कुछ काम करना चाहता है तो ऐसे अभूतपूर्व कार्य भी कर लेते हैं जो हमने कभी पहले सोचे भी नहीं थे। एज अ स्टूडेंट मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बीहड़ों में जा करके और खनन माफियाओं पे कोई कार्रवाई करने का प्रयास भी करूंगी, लेकिन वो बहुत ही रोचक था, बहुत रोमांचकारी था। और गाड़ी फंसी, गाड़ी में हम लोगों ने धक्का भी लगाया और किसी तरह से निकाल कर लाए। तो ये सारी चीजें बड़ी स्मृति में, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, स्मृति में अंकित हैं बहुत अच्छी तरह से। गोंडा में जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालते ही आपने गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की, और मात्र 16 दिनों में लगातार प्रयास करके आपने 96 ग्राम पंचायतों में चौपाल लगा करके लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निदान कराया। 16 दिन में 96 ग्राम पंचायतों का भ्रमण करना, वहां लोगों की समस्याएं सुनना, उनका निदान कराना, ये अपने आप में काफी मुश्किल कार्य था। इसका संकल्प आपने कैसे लिया और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया? ये भी एक विषय है जिसको लेकर के मैं काफ़ी समय से, ये कार्य मैं गोंडा से पहले भी अन्य जनपदों में जहाँ रही हूँ वहाँ करती रही हूँ, लेकिन गोंडा में इसको मैंने और अभूतपूर्व तरीके से करने का प्रयास किया। बेसिकली आइडिया यही है कि जब हम लोग हेडक्वार्टर्स में बैठे होते हैं और लोग दूर दूर क्षेत्रों से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी से एप्लीकेशंस लेकर के आते हैं, तो कई बार बहुत ही छोटी सी समस्या जो है वो शायद वहां मौके पर पहुंचकर मौके पे समाधान उसका त्वरित रूप से प्राप्त हो सकता है। तो ये देखने में बनता था कि कई बार ऐसी शिकायतें बहुत ट्रिवियल ग्राउंड पे व्यक्ति विशेष को बहुत दूर आना पड़ रहा है। तो एक विश्वास विकसित करने के लिए जनमानस के भीतर कि जो प्रशासन है, यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोगों को देखा जाता है कि वे जनमानस से एक दूरी बना के रहते हैं, या एक कॉमन पार्लेंस में ये होता है बिल्कुल, बिल्कुल, कि जो सरकारी तंत्र है वो उतना जितनी सिंपैथेटिक व्यू होना चाहिए, वो अपैथी बहुत देखी जाती है। तो मैं उस तरीके के जो सोच है उसको भी तोड़ना चाहती थी, और चाहती थी कि जनमानस के भीतर एक प्रशासन के प्रति विश्वास भी विकसित हो कि आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए आप धूप में, या हम लोगों ने गर्मियों में किया, बहुत भीषण गर्मी थी उस समय पे, जून जुलाई का महीना, तो उसके लिए सारा अमला जो है अगर एक गांव में एक दिन बिताता है या 1 घंटा 2 घंटा भी बिताता है, तो वहां पर उपस्थित लोगों के 50-60-100 जो प्रकरण आए हैं उसमें से हम काफी सारे प्रकरणों का मौके पे समाधान दे सकते हैं। तो ये प्रयास जो था, और एक दिन में 6 ग्राम पंचायतें हम लोग कवर करते थे, 3 सुबह की शिफ्ट में, 3 थोड़ा दोपहर बाद में। तो इस तरीके से एक मथनी की तरह जैसे होता है कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को मथना और गांव-गांव तक पहुंच करके धरातल पे हो रही जो ग्रास रूट की चीजें हैं उनसे खुद भी मुखातिब होना और लोगों के अंदर वो विश्वास जो है उसको जनित करना, ये उद्देश्य था। और इसको बहुत अच्छी सफलता मिली, इसके अच्छे परिणाम रहे। कहीं कहीं पर कुछ ऐसे फीडबैक भी मिले कि ये इस तरह से आयोजित हो तो और बेहतर है, इस तरह से। तो हम लोगों का प्रयास है कि हर फीडबैक को भी हम पॉजिटिवली लेते हैं और आगे जो हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और जो आगे काम करते हैं उसको फीडबैक को भी असिमिलेट करते हैं। आपने गोंडा में कलेक्टर के रूप में ज्वाइन करते हैं एक नारा दिया, मेरा गोंडा मेरी शान।
बहुत इसको यद्यपि ये नारा पुराना था, लेकिन आपने आकर के इसको नए सिरे से इसको सजोया और इस पे काम करना शुरू किया। लोगों ने हाथों हाथ लिया, लगा जैसे कि आप उनके यहाँ के लाखों लाख लोगों के दिल की बात कर रही हो। यह आपको कितना पॉजिटिव लग रहा है कि इस नारे से लोगों को आप कितना जोड़ पा रही हैं इस जिले में? इस नारे के माध्यम से क्या सकारात्मक परिवर्तन आप देख पा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी शहर या कोई भी जो जगह है, गांव भी हो या कस्बा है, वहाँ के लोगों के लिए उस जगह को जब तक वो एक गर्व की अनुभूति उस जगह से एसोसिएट नहीं करेंगे, तब तक जन सहभागिता जो हम लोग सोचते हैं कि हर एक योजना में, हर एक सरकारी कार्यक्रम में जिस तरह की जन सहभागिता है वो सार्थक नहीं हो पाती है। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर मैंने पढ़ा कहीं पर, मेरा गोंडा मेरी शान, तो द क्रेडिट गोज टू जो आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की बातों को कई बार लोगों के बीच में रखा है। लेकिन ये बहुत कैची लाइन थी और ये यूथ भी इससे रेकन कर सकता है। एक यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं इस जगह के, वो भी इससे रेकन कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक नारा बन सकता है जिससे एक सेंस ऑफ एफिनिटी, सेंस ऑफ ओनरशिप कि मेरा गोंडा जो है, उस शहर को लेकर के मेरी जो जज्बात हैं, चाहे वो स्वच्छता के मामले में हो, चाहे वो उसकी एक छवि के मामले में हो, तो हर लिहाज से उसमें किस तरह से मैं बेहतरी कर सकता हूँ, मेरा अपना छोटा बड़ा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। और एक गौरव की अनुभूति को मैं चाहती थी कि हर कोई महसूस करे कि अपने शहर को लेकर के एक शान की अनुभूति महसूस करे। तो इस तरीके से ये जो नारा है, इतना मैसिव कैंपेन का रूप लिया। और हम हर कैंपेन में, चाहे जैसा मैंने कहा कि स्वच्छता हो या स्कूल्स के लिए कैंपेन हो, या अभी अब लोक सभा के सामान्य निर्वाचन भी आ रहे हैं तो उसमें स्वीप में भी, तो हर तरीके से गोंडा को नंबर 1 बनाने की एक जो चाह है हर व्यक्ति के भीतर विकसित हो और अपने शहर को लेकर के उसको गौरव की अनुभूति हो। ये प्रयास था इस नारे के पीछे। बीते शारदीय नवरात्र में शक्तिवंदन कार्यक्रम के तहत आपने जिले की 11,000 से अधिक बालिकाओं को बुलाकर कन्या पूजन कर देश में एक इतिहास रचा। इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। ये इतना बड़ा आयोजन इतने सफल तरीके से आपने संपादित किया, यह विचार कब दिमाग में आया और ये कैसे इतना सफल आयोजन, इतना बड़ा आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के कैसे संपन्न हुआ? ये आयोजन जो है, देखिए सबसे पहले तो गोंडा जो जनपद है वो देवी पाटन मंडल का मंडलीय हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर देवी की तो शक्ति की उपासना इस क्षेत्र में बहुत, यहाँ के लोगों के भीतर वो भावना है। और शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा एक इतना एम्बिशियस प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है। मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी। मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका आह्वान किया कि हर शैक्षणिक संस्थानों में हमारी जो महिला आरक्षी हैं उनके भीतर हर जगह पर एक ये अनुभूति हो कि भय मुक्त माहौल और सुरक्षित माहौल जो है वो बच्चियों को मिले। तो इस तरीके के कई कार्यक्रम शासकीय लेवल पर तो चल ही रहे थे, लेकिन उसको हम लोगों ने एक फ्लेवर देने का प्रयास किया कि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स से उसका जुड़ाव हो। परिषदीय विद्यालयों की बच्चियां जो हैं वो सुदूर क्षेत्रों से आई, वो हम लोगों के लिए एक तरीके का मैं कहती हूँ उनको मैसेंजर दूत थी वो, जिनको उस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और उनके माध्यम से संदेश देने का, वो संदेश वाहक के रूप में मैं उनको देखती हूँ कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर हर गांव तक पहुंची। जो उनको हाइजीन किट्स वितरित किए गए, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता का एक संदेश लेकर वो दूत के रूप में पहुंची। पोटली किट, पोषण पोटली, न्यूट्रिशन जो बच्चियों के लिए, किशोरियों के लिए, हमारे आने वाली ये तो भावी जनरेशन है, राष्ट्र के निर्माण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। तो पोषण पोटली क्या है, न्यूट्रिशन लिटरेसी क्या होती है, उसके बारे में समझ उनके भीतर विकसित हुई और वो खुद संदेशवाहक बनी। तो एक ये 11,000 बच्चियों का एक ऐसी सेना
जो अलग अलग स्कीम्स को लेकर अलग अलग तरीके के नए अध्याय लिखने के लिए परिपक्व हुई उस एक इवेंट में सम्मिलित होके। तो मुझे लगता है कि इस इवेंट को केवल एक दिवसीय इवेंट के रूप में ही नहीं मनाया गया, इससे जो हो रहा एक चौमुखी हम लोग ने जो चाहा था कि संदेश की उत्पत्ति हो, उसको व्यापकता मिले, वो देखने को मिली इस पूरे इवेंट से। और एक टीम जो मिली और मुझे लगता है कि हर किसी का यहाँ गोंडा में बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, आगे बढ़कर आए। आप जैसे लोग अपनी उपस्थिति से, अपनी एक अनुशासन की भावना से हर कोई जुट गया। तो शासकीय दायित्व में जो लोग लगे हुए थे वे तो थे ही, गोंडा ने मेरा गोंडा मेरी शान को आत्मसात किया इस इवेंट के साथ, और बहुत अच्छा इवेंट। तो आपको लगता है कि गोंडा जनपद वासियों के सहयोग से इससे भी बड़ा आयोजन अगर आपको कोई संकल्प लेती हैं कि करना है तो वो सफल होगा? निश्चित सफल होगा, और भगवान का आशीर्वाद है कि ये जो अच्छे मन से, एक सरोकार से लिए हुए जो भी संकल्प होते हैं, सभी गोंडा वासियों ने मुझे लगता है इस तरह के संकल्प दोहराने का प्रयास किया है, और इस तरीके के आयोजनों के लिए सबके भीतर एक सकारात्मक सोच भी विकसित हुई है। तो हम लोग और बेहतर आयोजन जो है वो करेंगे यहाँ। ये मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आपने जिले में भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस क्रम में आपने कई अपराधियों को जिला बदर किया है, कई के गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है, अनेक कोटेदारों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की है। आपके इस अभियान को कितनी सफलता मिलती दिख रही है जिले में? देखिए, मैं एक प्रयास ये करती हूँ कि जो डेटरेंस है, जो एक कहते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर कर, जैसे सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस टू करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त, या भ्रष्टाचार मुक्त पर अगर मैं पहले बात करूं तो करप्शन को लेकर के एक डेटरेंस इफेक्ट के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर कोई चीज़ आप तक इंगित होती है, कोई गलत चीज़ होती हुई, तो उस पर त्वरित गति से किया हुआ एक्शन, मैं अब इसको बिलीव करती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो कभी कोई व्यक्ति उत्पीड़ित होकर के किसी प्रमाण के साथ में मेरे सम्मुख कोई चीज़ को रखता है, तो मैं संदेश देने का, लाउड एंड क्लियर संदेश देने का प्रयास करती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें इंटॉलरेबल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का करप्शन को लेकर के जो संदेश है वो डाउन द लाइन क्लियर होना चाहिए। इसीलिए इस कड़ी में हम लोगों ने काफ़ी कठोर जो स्टेप्स हैं वो उठाए हैं, और साथ साथ में निश्चित ही एक भय मुक्त समाज के निर्माण के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो गुंडा तत्व हैं, या जो जिनके द्वारा समाज में पूरी एक कुप्रभाव फैलाया हुआ है, उनको भी नियंत्रित करने के लिए जो हमें इक्विप करता है हमारा जो ओहदा है या सीट है, उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। क्योंकि किसी को के न्याय के लिए, किसी एक न्यायपालिका को स्थापित करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक जस्ट सिस्टम हो, और जो गलत करने वाले जो लोग हैं उनके भीतर एक मैसेज हो कि गलत बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा, और उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये प्रयास जो है ये निरंतर चल रहा है। इससे कुछ डेटरेंस भी हुआ है, जो मैं कहती हूँ कि लोग देख करके समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, संभल रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम सचेत नहीं हुए और गलती करेंगे तो कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। तो कोई मुरव्वत वहाँ पे है नहीं, लेकिन इसका एक ये भी संदेश देने का प्रयास है कि जहाँ पर जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं उनको ठीक कर लिया जाए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग इस तरीके से देने का प्रयास है, और साथ ही हर उस व्यक्ति को भी ये मैसेज होता है कि वो अगर न्याय की गुहार लेकर पहुंचा है तो उसके भीतर वो एक विश्वास विकसित होता है कि उसका बताया हुआ कार्य जो है अगर सही है तो सही कार्य में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी, शिथिलता नहीं होगी, और त्वरित रूप से उनको जो आश्वस्त किया जाता है उस पर न्याय प्राप्त होगा। जिले में संचालित स्वयं सहायता समूह को मजबूती देने के लिए आपने अर्गा नामक एक पौध का रोपण किया है जो पुष्पित पल्लवित होता दिख रहा है। इस समूह को एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत
ये अपने छोटे छोटे समूह जो हैं अलग अलग जगहों पर, सुदूर अंचलों में, गांव में, कोई अचार बना रहा है, कोई पापड़ बना रहा है, कोई मिलेट्स का काम कर रहा है, आटा बना रही हैं, अलग अलग तरीके का वैदिक घी बना रही हैं। तो इतनी अच्छी, मतलब मुझे लगता है कि इस तरीके की प्रतिभा जो है हमारे घरों में, आंगनों में महिलाओं के माध्यम से पनपती है, लेकिन इसको एक मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो इसको लेकर के इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ और इसमें हमारे सीडीओ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई और हम लोगों ने चाहा कि इन महिलाओं को ट्रेन किया जाए, इनको जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं एक पैकेजिंग के, फूड के, मार्केटिंग के, उन स्टैंडर्ड्स के साथ में जोड़ा जाए और एक ऐसा मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। लेकिन मार्केट प्लेटफॉर्म उपलब्ध अगर अलग अलग तरीके से, मान लीजिए फलाना स्वयं सहायता समूह और इधर का कोई स्वयं सहायता समूह, इसके नाम से अलग अलग होता तो वो बात नहीं आ पाती जो जैसे मेरा गोंडा मेरी शान में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्गा नाम का ये जो ब्रांड है, वो नाम इसीलिए उसकी उत्पत्ति हुई कि अपने गोंडा की जो एक पहचान है, एक फीचर है, नेचुरल फीचर है, यहाँ झील है, उसका नाम अर्गा पार्वती पर है और उस नाम से वहाँ से पिक किया गया कि हमारी जो भी स्वयं सहायता समूह के उत्पाद होंगे उनको अलग अलग नाम से ना जानकर गोंडा जनपद की एक अलग पहचान हो और अर्गा का एक अम्ब्रेला ब्रांड जो है वो नाम हम लोगों ने रजिस्टर किया और उस ब्रांडिंग से, उस मार्केट की स्ट्रैटेजी से आज जो महिलाएं हैं वो बहुत अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी महसूस करती हैं। उनके जीवन का जो स्तर है, कहाँ वो 3-4 हज़ार रुपए में अपना जीविका चलाती थी और आज वो बिल्कुल 4 टाइम्स लगभग उनकी इनकम जो है इस तरह से इस ब्रांडिंग के मैकेनिज्म से प्राप्त हुई है, क्योंकि FSSAI का सर्टिफिकेशन भी मिला, तमाम तरीके की उनको ट्रेनिंग मिली जिससे वो अपग्रेड कर सकें अपने प्रोडक्ट को। तो ये जो पौध है इसने अपना एक रूप और आकार ले लिया है और इसकी शाखाएं अभी और भी ज़्यादा विकराल होंगी, बड़ी होंगी, व्यापक होंगी, ऐसी हम सब की एक तमन्ना है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें जो कार्य शुरुआत इस तर्ज पे हुई है इसको और सफलता मिले। पहले जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी, जैसे कि अभी आपने खुद बताया, 3-4 हजार रुपए मुश्किल से कमा पाती थी। अब वो जब 15-20 हजार रुपए महीने में कमाती हैं तो आपको ये जान करके कितनी खुशी मिलती है। और आप ये जो अर्गा पौध ये रोपण हुआ है, इसको भविष्य में कहाँ देखना चाहती हैं? देखिए, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि और महिलाओं के लिए, क्योंकि एक महिला जब स्वावलंबी होती है तो समाज को सशक्त करने में भूमिका जो है वो बहुत उसकी महती भूमिका होती है। तो बहुत अच्छा लगता है देख करके वे अपने परिवार में कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं। अपने बच्चों के लिए कई सपने माँ देखती है लेकिन कई बार अभाव में नहीं कर पाती उसकी पूर्ति, तो वो सब पूर्ति कर पा रही हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ अब ये जैसा हमारा स्मार्ट बाजार और ITC चौपाल तक तो ये प्रोडक्ट पहुंच ही गया है, लेकिन इसको व्यापकता देने की बात मैं जो कह रही हूँ कि अर्गा को मैं कहाँ देखती हूँ, तो मैं अमेज़ॉन के माध्यम से या फ्लिपकार्ट के माध्यम से, डिजिटल ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हर देश के कोने में देखती हूँ। और अब तो वैश्विक नगरी के रूप में अयोध्या का विकास हो रहा है, तो हम लोग वैश्विक स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अर्गा ब्रांड को बड़ा बनाने में, एक विश्व स्तर की पहचान दिलाने में भी ज़्यादा समय नहीं है और इस तरफ की ओर ये अग्रसर है और निश्चित बहुत अच्छी सफलता इसमें मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आजादी के 70 वर्षों बाद भी समाज की मुख्य धारा से कटे जिले के बंटागिया ग्राम के लोगों को आपने नई जिंदगी दी। आपके प्रयासों से उन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र आदि की सुविधाएं मुहैया कराई गईं। साथ ही वहां रहने वाले युवक युवतियों के प्रशिक्षण के लिए आपने कौशल विकास केंद्रों का संचालन भी कराया है। दीपावली आपने ऐसे परिवारों के बीच में जाकर के मनाई। कितनी खुशी महसूस करती हैं जब आपके प्रयास से किसी समाज विशेष का कल्याण होता हुआ या उद्धार होता हुआ दिखता है, तो आप कितनी खुशी महसूस करती हैं अंदर से?
बहुत खुशी महसूस करती हूँ। ये अभिव्यक्ति जो है वो शब्दों में नहीं बयां हो सकती है, लेकिन ये बात मन में एक जिस तरह का कंटेंटमेंट महसूस होता है जब आप एक कम्युनिटी जो बहुत मुख्यधारा से कहीं ना कहीं छूटी हुई है, पिछड़ी हुई है, अलग है, मार्जिनलाइज्ड है, उसको जब आप लेकर आते हैं, मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और आपके प्रयास जो हैं वो फलीभूत होते हुए दिखते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और जब खास तौर पे जब हम लोग 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं उन परिवारों से, उन महिलाओं से, उन बच्चों से, बुजुर्गों से, तो वो इंटरेक्शन में वे अपनी छोटी छोटी अभी अनुभूतियां बताते हैं। जैसे उनमें से कुछ परिवार थे, वो बता रहे थे कि हम लोग जब अपना दीपावली का या कुलदेवी का प्रोग्राम करते थे तो हमें बहुत विशेष व्यवस्था करके जनरेटर मंगाना पड़ता था क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साल उन्होंने जब देखा कि पूरा गांव जो है वो जगमग किया गया, तो वे सब मतलब खुशी से बहुत ज्यादा परिपूर्ण थे और वो कह रहे थे कि हमें देखिए, हमें हर तरीके की जो तैयारी खुद करनी पड़ती थी वो तैयारी आज प्रशासन ने हमारे लिए करके दी है, तो दिवाली ऐसी कभी मनी नहीं थी। तो इस तरीके की बातों से बहुत सेटिस्फैक्शन महसूस होता है और निश्चित मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास, क्योंकि वनटांगिया कम्युनिटी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कुछ देखा है। ब्रिटिश टाइम्स में उनको यूज़ किया जाता था कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग्स में उनके कार्यों को, उनकी ये विधा को यूज़ किया जाता था। फिर वो पिछड़ते ही चले गए और उनके वेलफेयर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत संवेदनशील हृदय है, खास तौर पे वनटांगिया समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए। तो ये प्रयास हम लोगों ने अपने छोटे से प्रयासों के साथ में गोंडा में भी शुरू किया है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वनटांगिया कम्युनिटीज़ बहुत प्रमुखता से यहाँ रहती हैं और इस पूरी बदलाव की जो लहर है उससे वहाँ पर अच्छी परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आपने गोंडा शहर के मुख्य मार्ग को आते ही आपने ऐलान किया कि इसको हजरतगंज की तर्ज पे हम विकसित करेंगे, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। काफी कुछ आपने किया भी है। आपको लगता है कि अभी और कुछ किया जाना बाकी है कि अब सैचुरेशन की स्थिति आ गई है? नहीं, सैचुरेशन तो बिल्कुल नहीं आया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन शुरुआत हो गई है। आप इस बात को मुझे लगता है आप भी सेकंड करेंगे कि हाँ, शुरुआत तो हो गई है और शुरुआत जो हुई है अच्छी बेहतरीन शुरुआत हुई है। लोगों के भीतर भी एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिल रही है कि शहर में आते हैं तो शहर को देख करके खुशी होती है कि एंट्री पॉइंट अच्छा हो गया। लेकिन अभी हमें सिर्फ एंट्री पॉइंट्स तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें गलियों गलियों तक पहुंचना है, सफाई व्यवस्था को और बेहतर करना है। जो हजरतगंज वाली बात थी वो मेरा ये एक थॉट प्रोसेस था कि हम अपने शहर की जो दुकानें हैं उसमें कहीं बेतरतीब तरीके से जो टिन और शेड और इस तरह से निकाल लिया जाता है, तो एक रूपता सिमिलैरिटी हो, एक रूपता बनी रहती है, तो उससे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक लगता है। तो वो हम लोगों ने कुछ पैचेस जो हैं वो प्रयास भी किया है, उसको SDG गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, उस थीम पर हम लोगों ने मल्टी कलर बोर्ड्स उनको प्रोवाइड किए हैं। तो एक प्रबंधन की तरफ, एक थोड़ा सा अनुशासन की तरफ भी लोगों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास है कि शहर में एक अनुशासित और व्यवस्थित कोई आप प्रणाली लागू करते हैं तो उससे शहर का जो एक एस्थेटिक सेंस है वो और बेहतर होता है। तो इस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं और जैसे कहा जाता है एक कदम स्वच्छता की ओर, तो एक और कदम स्वच्छता की ओर, और ये काम निरंतर चलता रहेगा। जी जी जी। आपने छुट्टा जानवरों से लोगों को निजात दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, उसकी काफ़ी सराहना भी जनपद में हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो मुख्य मार्ग हैं या जो कस्बे हैं वहाँ ये छुट्टा जानवरों की समस्या अभी ये हल नहीं हो पाई है। आपको क्या लगता है कि ये इसके लिए और क्या किया जाना चाहिए, और आपके जहन में इसके लिए कोई रोड मैप या एक्शन प्लान कुछ आपने अगर तैयार किया हो? जी, ये जो आपने पॉइंट उठाया है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टा गोवंश से एक्सीडेंट का भी कारण बनता है, किसानों की फसलों को नुकसान होता है। तो इसको लेकर के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ हमारे 12,000 प्लस लाइसेंस होल्डर्स को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, जो शस्त्र धारक हैं,
वे क्योंकि एक सहभागिता योजना भी चलती है जिसमें आप छुट्टा या निराश्रित गोवंश को गोद लें, तो एक टारगेटेड वे में हम लोगों ने ऐसे शस्त्र धारकों को भी प्रेरित किया कि वे अगर आगे बढ़कर गोद लेंगे। गौशालाओं का निर्माण तो एक जगह है ही, गौशाला जो हैं वो अलग अलग जगहों पर बन रही हैं, लेकिन ये एक कंबाइंड रूप से उठाई जाने वाली जिम्मेदारी के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस समस्या का निदान हम लोग बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। और दूसरा मैं एक ये भी पहलू रखना चाहूँगी कि कई बार होता है कि हमारे द्वारा जो टीम्स हैं वो जाकर के निराश्रित गोवंश को पकड़ती हैं और उनको गौशालाओं में रखती हैं, लेकिन रात में कुछ या असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसा हो जाता है या गौशाला के जो प्रबंधक है उनको लगता है कि ये ओवर कैपेसिटी हो रही है तो उनके द्वारा उसको छोड़ दिया जाता है। तो उस पर भी एक थोड़ी कसावट लाने का रणनीति है कि इस तरीके से जो लोग इस कार्य में लिप्त हैं, जो एक उस अनुशासन को भंग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई को भी मैं चाहूंगी कि और मजबूती से हम लोग टेकअप करें। शासन की मंशा के अनुरूप आपने जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। 7 माह के अल्प कार्यकाल में आपने तमाम शत्रु संपत्ति, ग्राम समाज की भूमि, नजूल की भूमि को बहुत मुक्त कराई है। यह जो सफाई अभियान आपका चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये सफाई अभियान तो तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी सफाई नहीं हो जाती, तो ये निरंतर चलने वाला कार्य है। और इन सारी बातों से एक मैसेज ये भी है कि हम किसी भी तरह से किसी का उत्पीड़न नहीं चाहते हैं। इसमें छोटे या कोई ऐसा कमजोर वर्ग का व्यक्ति प्रभावित ना हो, ये प्रयास रहता है। लेकिन जिन्होंने इस तरह की अकूत संपत्ति गलत तरीके से अर्जित कर ली है, शासकीय संपत्तियों पर उनको खुर्द-बुर्द कर दिया है, उन पर किसी तरह का निर्माण अवैधानिक रूप से कर लिया है, उनके भीतर भी एक भय होना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल अक्षम्य किया जाएगा, ये एक्सेप्टेड नहीं है। और निरंतर इसमें हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। नजूल संपत्ति जो है, शहर की बहुत बेशकीमती ज़मीनें जो हैं, उन पर अवैध कब्जे जो हैं, उनको हम लोग निरंतर हटा रहे हैं। परसा गोडरी का भी एक प्रकरण जो था अपने जनपद का, हालांकि उसमें किसी तरह के भूमाफियाओं का नहीं था, लेकिन कुछ परिवारों की वजह से एक इतना बड़ा नहर का जो कार्य था वो बाधित था। तो मैसेज ये है कि किसी भी आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए या एक जन कल्याण की कोई योजना जो है, परियोजना जो है, उसको जो भी बाधित करेगा या सरकारी कार्य में कोई जो बाधा उत्पन्न करेगा, उनके विरुद्ध हम लोग कठोर स्टेप्स उठाएंगे और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करेंगे। तो यही रणनीति है और इसी तरह से कार्य होगा। जी बिल्कुल। स्वच्छता पर आपका बहुत बड़ा फोकस रहता है। जिले में आते ही आपने स्वच्छ कार्यालय का सर्वेक्षण कराया। जो अच्छे दफ्तर थे उनकी रैंकिंग निर्धारित करी, उनको पुरस्कृत किया। अब स्वच्छ कार्यालय सर्वे पार्ट 2 भी आपने शुरुआत कर दी है। तो इस अभियान का क्या उद्देश्य है और इसकी कितनी सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है आपको? देखिए, ये एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने का प्रयास था कि हर विभाग जो है वो स्वच्छता के आयामों को समझे कि स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन जैसे महत्वाकांक्षी अभियान जो हैं वो पूरे देश भर में चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का निरंतर फोकस है कि एसबीएम को हमें आगे लेकर जाना है। और ये केवल एक कार्य आचरण ही नहीं, ये हमें अपने वैसे ही मतलब अपने जीवन में ही, जीवन शैली में इस आचरण को उतारना है कि स्वच्छता के प्रति जो है वो सजगता लेकर आनी है। तो ये प्रयास है कि अपने ऑफिसेस से इसकी शुरुआत की जाए। ऑफिसेस से हम लोग अब इसको स्कूल्स में भी लेके जाएंगे, कॉलेजेस में लेकर जाएंगे। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों का बहुत सहयोग मिलता है। स्वच्छता वॉरियर्स के रूप में हम लोगों ने कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया है, उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है। वे जब कोई चीज़ इंगित करते हैं तो हमारी क्विक रिस्पॉन्स टीम उस पॉइंट पर जाकर के उसको निराकरण करती है। तो इस तरीके से एक साझा जिम्मेदारी के तहत मुझे लगता है स्वच्छता पे कार्य निरंतर चलने वाला काम है और बहुत अभूतपूर्व कार्य हुआ भी है। लेकिन अभी ज़रूरत है ये जो जन जागरूकता का जो माहौल है इसमें बनाए रखने की आवश्यकता है।
तो ये कार्य निश्चित मेरे बहुत दिल के करीब है। इस स्वच्छता अभियान को मैं और गति दे पाऊँ और ये इस तरह से ही हम गोंडा को एक पहचान दिलाने का प्रयास करें कि एक स्वच्छ सिटी के रूप में गोंडा उभर पाए। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारी मंशा है कि गोंडा जनपद के नागरिकों के सहयोग से हम इस जिले को बहुत आगे तक ले जाएं, बहुत ऊपर तक ले जाएं। तो जैसा कि अभी नया वर्ष शुरू हुआ है, आज 10 दिन हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नए वर्ष में इस गोंडा जिले के लिए कोई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या कुछ विशेष रूप से किया जाना अवशेष है कि ये क्षेत्र अभी अछूता रह गया है, इस पर कुछ किया जाए तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे क्षेत्र जो हैं जिनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है, स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य है उसमें और ज़्यादा अनुशासन और बेहतर प्रबंधन करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत होती है कि 2024 को लेकर हम एक बेहतर संकल्प करें कि गोंडा में अब मेडिकल कॉलेज जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन अब उसका शैक्षणिक सत्र जो है वो इस वर्ष से शुरू होगा। तो नींव रखी गई है, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की नींव रखी गई है, लेकिन इसमें जो स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार की बात है, एम्बुलेंसेस का संचरण जो है, स्टाफ के जो संवेदनशीलता है, इन सारी चीज़ों पर कार्य करने का मुझे लगता है मैं एक रेजोल्यूशन गोंडा के लिए लेना चाहूँगी। और बाकी सारे कार्य, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठप हो जाएंगे, उनको भी बहुत गति मिलेगी, लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लगता है अभी और काम करने की आवश्यकता है। तो अब हम बिल्कुल समापन की तरफ चल रहे हैं, तो एक अंतिम सवाल जो आपकी थोड़ा सा व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ा हुआ है वो है कि कलेक्टर के रूप में आपके पास बहुत भारी भरकम दायित्व तो है, पूरे जिले भर के तमाम विभागों को देखना, समझना, कार्य करना। तो ऐसे में उस दायित्व में और एक महिला के रूप में एक व्यक्तिगत जिंदगी, अपने घर परिवार के बीच सामंजस्य बनाना, प्रशासनिक दायित्वों का सम्यक निर्वहन करना, इतना भागदौड़ करना, सुबह 8 बजे निकल जाना, शाम को 6 बजे 7 बजे वापस आना, दिन भर क्षेत्र में रहना, तो ये सब अपने परिवार के और इस प्रशासनिक दायित्व के बीच में सामंजस्य कैसे बन पाता है? इस सवाल का मैं हमेशा जवाब जो है वो मैं इस तरह से देखती हूँ कि एक महिला के रूप में हम लोगों को मल्टीटास्किंग एबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं पर गॉड गिफ्ट है, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, महिलाएं जो हैं, चाहे जब वो घर में भी रहती हैं तो घर में भी एज अ होम मेकर भी महिला जो है वो कहीं ना कहीं मल्टीटास्क कर रही होती है, किचन भी संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है और साथ साथ में बड़े बूढ़ों का भी ध्यान रख रही है। तो वो मल्टीटास्किंग एबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि अपना जो दिन है उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ अपने ही इस रोल को नहीं देखूंगी, फैमिली भी जो है वो बहुत सपोर्टिव है, पेरेंट्स और इन लॉज वगैरह सबका बहुत सपोर्ट रहता है। बच्चे बहुत एडजस्ट हो गए हैं, तो जो बच्चों की भी एडजस्टमेंट कैपेबिलिटीज हैं वो भी बेहतर हो गई हैं। वे समझते हैं कि मम्मी का ये कार्य जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है और इस कार्य में अब बेटी थोड़ी मेरी और समझदार है, बेटा अभी ज़्यादा छोटा है, तो वे समझते हैं कि ये जो मेरी जिम्मेदारी है वो बहुत लोगों की जिम्मेदारी और उनके जीवन से जुड़ी हुई है, इस बात को वो समझते हैं। तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट, मेरी फैमिली का सपोर्ट ये भी है जिस कारण से मैं एक अच्छा सामंजस्य बना पाती हूँ। एंड टू एंड इट कि एज अ वुमन मुझे लगता है कि ये कैपेबिलिटी हम लोगों को इननेट है, गॉड गिफ्ट है। अब हम अंतिम सवाल एक आपसे पूछेंगे कि हमारे जो रेडियो ओथ के तमाम श्रोता हैं वो निश्चित रूप से ये साक्षात्कार सुनेंगे, उनके लिए कोई एक संदेश जो अपने तरफ से आप देना चाहें हमारे पूरे जनपद वासियों के लिए और हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में जो देश विदेश में भी ऐप के माध्यम से रेडियो ओथ को सुन रहे हैं, तो उन सभी लिसनर्स के लिए आपकी तरफ से एक संदेश। मैं सभी लिसनर्स जो हैं रेडियो अवध के, उनको यही संदेश देना चाहूँगी। गोंडा के जो जनपद वासी हैं, विशेष रूप से जब हम अपने जनपद के लिए
कोई भी कार्य कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, लेकिन उस कार्य से हम अपने जनपद की पहचान और उसकी छवि में निखार लाने के लिए क्या हम स्टेप उठा रहे हैं, ये हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, अपने प्रदेश को मजबूत करने के लिए, अपने शहर को मजबूत करने के लिए हमारी जो भी भूमिका है, उस भूमिका को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से हम निर्वहन करें, तो मुझे लगता है कि इस पहचान को और विशिष्टता हम दे पाएंगे और अपने कार्य में एक सेटिस्फैक्शन भी महसूस करेंगे। तो ये एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहूँगी, और युवाओं को अलग से एक छोटा संदेश, क्योंकि युवा जो हैं वो अपने करियर को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि युवा वर्ग जो है वो, मैंने पहले भी कहा कि अपने कार्य के प्रति 100% पूरे समर्पण भाव से, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप जुटेंगे एजुकेशन में, आप कोई भी वो ट्राई कर लीजिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हो, शिक्षण के कार्य में जाना चाहते हो, आप कला के क्षेत्र में जाना चाहते हो, लेकिन अपना 100% दीजिए। ईमानदारी से जो आप काम अपनाएंगे, वो काम भी आपको पूरी तरह से अपनाएगा। इस संदेश के साथ मैं बात को खत्म करना चाहूँगी। थैंक यू। आपने अंतिम बार अपनी सेल्फी कब ली है? कल ही ली है। आपके फोन पर अंतिम गूगल सर्च क्या रहा है? अच्छा, अंतिम गूगल सर्च मेरा इलेक्शन रिलेटेड रहा है, कार्य से संबंधित। आपने लास्ट टाइम पे कोई ओटीटी फिल्म या नाटक कब देखी है? अभी देखी है, हाल फिलहाल में 12th फेल। एक कोई ब्यूटी टिप्स जो आप उस हर महिला को देना चाहें जो आज रेडियो अवध पर आपको सुन रही है? ब्यूटी टिप यही देना चाहूंगी कि जितना नेचुरल रह सकते हो नेचुरल रहिए, क्योंकि आपका नेचुरल फेस या नेचुरल जो आपकी स्किन है वो ही बेस्ट या मोस्ट ब्यूटीफुल होती है। तो मुझे लगता है कि जो प्रकृति की दी हुई जो धरोहर है उसको संजो के रखिए, यही मेरी तरफ से एक ब्यूटी टिप। आपका फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो डिफिकल्ट। इरफान खान। फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन दीपिका पादुकोण। फेवरेट विलेन? विलन अमरीश पुरी। फेवरेट सिंगर? अरिजीत सिंह। फेवरेट राइटर? फेवरेट राइटर्स में एक्चुअली थोड़ी फहरिस्त लंबी है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, अमिताभ घोष पढ़ती हूँ और झुम्पा लाहिरी पढ़ती हूँ, तो इनकी बुक्स मुझे इंटरेस्ट करती हैं। 2 नाम मैं लेना चाहूँगी। रेडियो अवध के स्टूडियो में आज आपका आगमन हुआ, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने हमको हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आज ये समय दिया, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस दौरान भी आपको आवश्यकता होगी अपने संदेश को जनपदवासियों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए। हम भविष्य में जब भी ये आपसे अपेक्षा है कि हम अनुरोध करेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आती रहेंगी और जनपदवासियों को संबोधित करते रहेंगी। जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।